जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 29। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और वो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी टॉपिक हो, दो तरह से पढ़ाई की जा सकती है दोनों ही टॉपिक्स पर। एक होती है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई, मतलब थ्योरी टाइप की चीजें, और एक होती है थोड़ी सी फैक्चुअल के साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। अब चूंकि ये प्रीलिम्स के लिए यूट्यूब क्रांति बैच चलाया जा रहा है, तो बड़ी सीधी सी लाजमी सी बात है कि मैं यहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं दिखाने वाला, केवल डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के मैं डिफरेंट टॉपिक्स को उठा रहा हूं, और कंप्यूटर के केवल उन्हीं टॉपिक्स को मैं उठा रहा हूं जो डिफिकल्ट हैं, जो आप खुद से किसी फैक्चुअल बुक के माध्यम से तैयारी नहीं कर पाते हैं। ऐसे टॉपिक्स को उठाना फिलहाल मेरा जो है टारगेट चल रहा है इस बैच के अंदर। और आपको पता है कि ये क्रांति बैच है ही इसलिए खास, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग डिफिकल्टीज, सिचुएशन के हिसाब से जो फैक्चुअल किताबों में ना मिले वो सब कुछ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आता हूँ। तो आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा, हिस्ट्री से लेके वर्तमान 2024 तक के मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। और हाँ, क्रांति यूट्यूब बैच सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो इस बैच को सीक्वेंस के साथ देखता है और अपना एक रजिस्टर बना के चलता है और उसमें सारी चीज़ों को नोट डाउन करता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला फैक्ट है, सबसे पहले फैक्ट की तरफ दोस्तों हम लोग देखेंगे। मैंने इसीलिए, आपको पता है ये मेरी किताब है, मेरी डायरी है। मुझे कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाना होता है तो मैं उसका 20 से 25% इस डायरी में लिख लेता हूं, ताकि मुझसे कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ना छूटे। 25% लिख लेता हूं, 75% जो याद रहता है उसको कंबाइन करके आपको लिखवा देते हैं हम। ठीक है, अच्छा चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहला फैक्ट है, तो हम सबसे पहले यहां पर हेडिंग डाल लें। कंप्यूटर की फील्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो टॉपिक है हमारा कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं हिंदी में? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं दोस्तों हिंदी में। तो सबसे पहला जो हमारा यहां पर फैक्ट है वो ये है दोस्तों, 1955 में ये इतना बेसिक फैक्ट है कि आपको सुन के पढ़ के कुछ खास नया लगेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको वाव 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 होता चला जाएगा। इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। तो 1955 में जॉन मैकार्थी, 1955 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहली बार, 1955 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहली बार AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज किया था। वर्ड का क्या किया था दोस्तों? इन्होंने यूज किया था। सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द अगर किसी ने यूज किया है तो वो कौन है? जॉन मैकार्थी। और कब किया है? 1955 में जो है दोस्तों इन्होंने इस वर्ड का यूज किया था। अब यहीं पर आपको देख लेना है दूसरा फैक्ट। अब चूंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया है, तो जॉन मैकार्थी को ही AI का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AI का जनक यानी कि फादर कहा जाता है। AI का फादर जो है इनको कहा जाता है। तीसरा, वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में सबसे पहली बार AI पर आधारित कॉन्फ्रेंस, AI पर बेस्ड कॉन्फ्रेंस, वो भी दोस्तों किसने करवाई थी? वो भी जो है जॉन मैकार्थी भाई साहब ने करवाई थी। किसने करवाई थी?
जॉन मैकार्थी भाई साहब ने करवाई थी, और इसका नाम था डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन का नाम क्या था दोस्तों? तो इस सम्मेलन का जो नाम था वो था दोस्तों डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। एक मिनट, सही से लिख देते हैं, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ये कहां आती है? डार्टमाउथ नाम की जगह, तो ये दोस्तों कनाडा में आती है। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को भी किसने करवाया था? इस सम्मेलन को भी किसने करवाया था दोस्तों? तो इस सम्मेलन को भी जॉन मैकार्थी ने करवाया था। इस सम्मेलन को भी किसने करवाया था? तो जॉन मैकार्थी ने जो है इस सम्मेलन को करवाया था। इस सम्मेलन को भी जॉन मैकार्थी ने दोस्तों जो है करवाया था। इतना क्लियर हुआ आपको इनके बारे में? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और फैक्ट सुनो, बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत प्यारा फैक्ट है। दुनिया का सबसे पहला एआई पर आधारित, दुनिया का सबसे पहला एआई पर आधारित रोबोट, ठीक है, दुनिया का सबसे पहला एआई पर आधारित, एआई बेस्ड रोबोट, एआई पर आधारित रोबोट, नाम क्या था? नाम था दोस्तों इसका शेकी। क्या नाम था इसका? शेकी। ये दुनिया का सबसे पहला, आज के टाइम पर तो एआई पर आधारित बहुत सारे रोबोट्स बन रहे हैं, ठीक है, सोफिया बन गया तो, लेकिन सोफिया तो बहुत बाद में आया ना। सोफिया तो दुनिया की सबसे पहली इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट बनाई गई, परंतु दुनिया का सबसे पहला एआई आधारित रोबोट कौन सा था? वो था दोस्तों कौन सा? शेकी। ठीक है, अच्छा, इतनी चीज हम लोगों ने समझी। ठीक है, अच्छा, तो अगली स्क्रीन पर चलते हैं। चलो यहीं पे लिख देता हूँ ना, यहीं पर लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा, हाँ हो जाएगा विजिबल बहुत आराम से। यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए एक और 5वें नंबर का। आज के टाइम पर आपको चैटबॉट बहुत देखने को मिलते हैं कि आप चैट में कुछ क्वेश्चन पूछते हो, सामने ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। चैटबॉट्स होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो आज के टाइम पे तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1966 जमाने की, तो 1966 के टाइम पर व्यक्ति अच्छे से कंप्यूटर तो डिजाइन कर नहीं पाया था, तो उस जमाने में चैटबॉट तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो दुनिया का सबसे पहला चैटबॉट एलिजा 1966 में वर्ल्ड का फर्स्ट चैटबॉट का नाम क्या था? नाम था एलिजा। नाम क्या था दोस्तों इसका? एलिजा। आज के टाइम पर चैटबॉट इज नथिंग, बट इन 1966 चैटबॉट तो एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट था। उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था चैटबॉट के बारे में, आप समझिए। ठीक है, तो एलिजा। आगे देखें दोस्तों, अगला क्या है हमारा, कौन से नंबर का हो गया ये? 5 फैक्ट आपके यहां हो गए। 6ठे नंबर का फैक्ट देखते हैं। 6ठे नंबर का फैक्ट दोस्तों हमारे पास क्या है? चलो ये वाला मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, मशीन की एआई क्षमता, मशीन की क्या? एआई क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटी। यहां पर एआई क्षमता का मतलब क्या है? मशीन की एआई क्षमता का मतलब है कि मशीन किस हद तक इंसान की तरह बिहेव कर सकती है। समझ में आ गया ना? लिख लेना वहां पर। तो मशीन की एआई क्षमता का पता लगाने के लिए, मशीन की एआई क्षमता का पता लगाने के लिए, मशीन की एआई क्षमता का पता लगाने के लिए दोस्तों द ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? द ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। द ट्यूरिंग टेस्ट
द ट्यूरिंग टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक है, मूल रूप से यानी कि ओरिजिनली इसका नाम था द लिमिटेशन गेम। क्या नाम था? द लिमिटेशन गेम। और दोस्तों ये जो इसका पुराना नाम था ना, इसके पीछे भी आप कॉन्सेप्ट समझ लो। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? सीमा, एक बाउंड्री। तो हर मशीन की अपनी एक बाउंड्री होती है, तो हम उस मशीन की उसी सीमा को चेक करते थे, हम उस मशीन की उसी बाउंड्री को चेक करते थे कि इस मशीन की आखिर सीमा कहां तक है, कहां तक जाके ये रुकेगी और किस हद तक ये इंसान के जैसा व्यवहार जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो इसका पुराना नाम क्या होता था? द लिमिटेशन गेम, है ना। अच्छा, इस टेक्निक को लॉन्च कब किया था? 1950 में एलन ट्यूरिंग ने इस टेस्ट को 1950 में एलन ट्यूरिंग ने लॉन्च किया था। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था? इसको लॉन्च किया था। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। अच्छा, अब सुनो, आईबीएम कंपनी का नाम सुना होगा आपने। आईबीएम बहुत बड़ी जाइंट, टेक जाइंट जिसे हम कहते हैं, तो पुराने जमाने की ही बात है। आईबीएम कंपनी का है ना, डीप ब्लू, बिल्कुल सही कहा। आईबीएम कंपनी का कौन सा कंप्यूटर? डीप ब्लू कंप्यूटर। डीप ब्लू ये दोस्तों एआई आधारित कंप्यूटर था। ठीक है, ये कैसा कंप्यूटर था? ये एआई आधारित कंप्यूटर था। और इस डीप ब्लू एआई आधारित कंप्यूटर ने पता है क्या किया था? इसने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। इसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। सोचो, वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। ये कोई नॉर्मल नहीं, वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया था। तो इससे आप प्रगति देख रहे हो कि कैसे कैसे एआई की जो है दोस्तों प्रगति हो रही है। गैरी कास्पारोव इस वर्ल्ड चैंपियन का नाम था दोस्तों, गैरी कास्पारोव। मैं यहीं पर लिख देता हूं ऐसे, गैरी कास्पारोव। ये वर्ल्ड चैंपियन थे और भाई साहब को जो है इन्होंने क्या कर दिया था? हरा दिया था। इतना क्लियर हुआ? अगले पेज पर चलें। 7वां, अब देखते हैं 8वां फैक्ट क्या है। तो दोस्तों दो आपको यहां पर शब्द समझने हैं। एक शब्द आपको समझना है एआई बूम। एआई बूम क्या होता है? और एआई विंटर क्या होता है? तो समझिएगा, एआई बूम पहले इसको समझा दूं, इस वाले को। एआई बूम ये एक ऐसे समय के बारे में बताता है। ये एक ऐसे समय के बारे में बताता है। ये एक ऐसे समय के बारे में बताता है जब एआई की फील्ड में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया जाए। जब एआई की फील्ड में काफी सारा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश किया जाए।
अब ये शब्द के बारे में तो मैं उम्मीद करता हूं सब जानते होंगे। बूम का मतलब ही होता है कोई चीज जब बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे वर्तमान में जो समय चल रहा है, यहाँ पर एआई के अंदर देखो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है हर एक देश, हर एक सरकार। तो ये फिलहाल जो समय चल रहा है कौन सा चल रहा है? एआई बूम का समय चल रहा है, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि आप में से कुछ ने अंदाजा लगा लिया होगा एआई विंटर का। तो एआई विंटर जो है दोस्तों बिल्कुल एक विपरीत शब्द है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसे समय को दर्शाता है जहां एआई के अंदर काफी कम इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक ऐसे समय को दर्शाता है जहां एआई के अंदर काफी कम इन्वेस्टमेंट होता है। एआई के अंदर काफी कम इन्वेस्टमेंट होता है। ये मतलब उस जमाने की बात हो गई, 1970 1980 के दशक की बात हो गई। आज के टाइम पे तो बहुत होता है। तो एआई विंटर जब एआई की फील्ड में कोई निवेश कर ही नहीं रहा, और एआई बूम जो आज में चल रहा है जब सब लोग एआई में निवेश जो है कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, बढ़िया। अब देखो भैया, अब थोड़ा सा आप टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लो, लेकिन इसको भी मैं बिल्कुल फैक्चुअल नजरिए से ही दोस्तों यहां पर डील करने की कोशिश करूंगा। कोई थ्योरी नहीं पढ़नी हमको, बैठ के लंबे लंबे पेज नहीं पढ़ने। इसलिए ना क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर मैं पीपीटी चाहूं तो बना सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानबूझ के लिखता हूं ताकि मुझे देख के आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि नहीं यार, हमें भी पूरा क्रांति यूट्यूब बैच लिख लिख के शॉर्ट नोट्स उसके बनाने हैं। समझ रहे हैं बात को? मैं नहीं करूंगा तो फिर आपको भी आलस आएगा, ऐसी बात है। हाँ, यहां पर देखते हैं हम लोग क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ एआई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ एआई। तो टाइप्स ऑफ एआई में दोस्तों जो सबसे पहला हमारे पास जो एआई होता है उसे हम कहते हैं नैरो एआई, और इसका नाम जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेम रहता है दोस्तों, बदलता नहीं है। नैरो एआई क्या कहता है? ये फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन जानते हो? तुम्हारा मोबाइल में तुम अपना चेहरा देखते हो, तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाता है? अनलॉक हो जाता है, उसी को फेस रिकॉग्निशन कहते हैं। फेस रिकॉग्निशन या फिर एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इन सब काम में यूज होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी काम तो है नहीं, इन सब काम में यूज होता है। तब बताओ, चेहरा पहचानना, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, ये कोई बहुत बड़े काम है? नहीं। तो इन सब काम में नैरो एआई है ना, नैरो एआई जो वर्तमान में दुनिया भर में यूज किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा एआई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जनरल एआई। इसको हम, ये प्रश्न आ सकते हैं एमपीपीएससी में, डेफिनेटली आ सकते हैं। जनरल एआई क्या होता है? ये एक ऐसा एआई है जो मानव बुद्धि के बराबर होता है। जो किसके बराबर होता है? जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर होता है, जो मानव बुद्धि के बराबर होता है, जो मानव बुद्धि के बराबर होता है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर होता है। इतना क्लियर हुआ? तीसरा कौन सा है? सुपर इंटेलिजेंट एआई। तीसरा कौन सा है दोस्तों? सुपर इंटेलिजेंट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सुपर इंटेलिजेंट एआई। सुपर इंटेलिजेंट एआई क्या होता है? ये एआई मानव बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा होता है। ये एआई मानव बुद्धिमत्ता, ये एआई मानव बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा होता है। आप सुनो दोस्तों, जनरल एआई का कॉन्सेप्ट और सुपर इंटेलिजेंट एआई का कॉन्सेप्ट, ये दोनों केवल फिलहाल में थ्योरी में हैं, काल्पनिक हैं, वास्तविकता में नहीं आए। अभी ऐसा कोई भी एआई नहीं बना है जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, इनके दिमाग की जगह ले ले। और सुपर इंटेलिजेंट एआई तो बहुत अभी दूर की बात है, बहुत भविष्य की बात है। सुपर इंटेलिजेंट एआई मतलब एआई हमसे ज्यादा, मतलब जिसको हमने बनाया है वही हमसे ज्यादा सोच रहा है। तो ये तो अभी संभव नहीं है। तो ये नीचे के जो दो चीजें हैं ना, इनको आप कैसे लिख लेना कि ये दोनों अभी थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं,
केवल किताबों में है, केवल के पेपर में है, वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में फिलहाल अभी कौन सा चल रहा है? तो ये चल रहा है दोस्तों नैरो एआई वाला है ना, यही वास्तविकता, यही रियलिटी है। उसके बाद आगे चलते हैं और फैक्ट देखते हैं, और हमारे पास क्या क्या फैक्ट अवेलेबल है। इसलिए मैंने कहा था बहुत भरमार माल है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ते चले जाओ। अब देखो, अब देखना, अब यहां पर भारत सरकार की बात होगी। भारत सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में, भारत सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय रणनीति को शुरू किया था। हिंदी में ध्यान से सुन लेना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय रणनीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय रणनीति, यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एआई, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी को और इस रणनीति को और इस स्ट्रेटेजी को, इस रणनीति को किसने बनाया था? नीति आयोग ने। और इस स्ट्रेटेजी को यानी कि इस रणनीति को किसने बनाया? नीति आयोग ने बनाया था। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। कल को प्रश्न आ जाए, भारत की एकमात्र रणनीति है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, तो वो कब लॉन्च हुई? 2018 में। किसने बनाया? नीति आयोग ने बनाया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब 11वां यहां पर हम फैक्ट बनाते हैं। यहां पर क्या फैक्ट बन सकता है अपना, देखते हैं। देखो, आईआईटी मद्रास के द्वारा एक कॉन्सेप्ट जान लो। आईआईटी मद्रास ने एआई फॉर भारत, एआई फॉर भारत नाम से एक पहल शुरू करी है, एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू की। उद्देश्य बड़ा सिंपल था कि भारत के लिए एआई, तो अंग्रेजी में ऐसे ही तो कहते हैं एआई फॉर भारत, तो हमको इंडिया को ज्यादा से ज्यादा एआई में जो है क्या बनाना है? सक्षम बनाना है, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है दोस्तों इसको शुरू किया गया। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? हाँ, अच्छा, आप इस मंत्रालय के बारे में जानते हो? मेटी। ये बेसिकली दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय है। तो इन्होंने क्या किया है? इस मंत्रालय ने दोस्तों क्या किया है? इस मंत्रालय ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इस मंत्रालय का भी एक पहल है। इसकी भी एक पहल है, इसका भी एक इनिशिएटिव है। और इन्होंने अपने इनिशिएटिव का नाम क्या रखा है? एआई फॉर यूथ। क्या नाम रखा है? एआई फॉर यूथ, एआई फॉर यूथ, ठीक है। मतलब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में क्या बनाना है? सक्षम बनाना है, उनको इंटेलिजेंट बनाना है, ठीक है। तो एआई फॉर यूथ। अब कंफ्यूज मत करना, अब आपसे बोल देगा एआई फॉर यूथ किसने बनाया है? क्या नीति आयोग ने बनाया है? नहीं बनाया भैया नीति आयोग ने। आपसे कह देगा एआई फॉर भारत, ये नीति आयोग ने बनाया है? नहीं बनाया भैया नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने क्या बनाया है? तो नीति आयोग ने 2018 में एआई के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई थी। सीधी सी बात। एआई फॉर भारत किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास। एआई फॉर यूथ किसने बनाया है? ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी का मंत्रालय जो है उसने बनाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न यहां पर इसका भी बन सकता है।
उमंग ऐप क्या बन सकता है? उमंग ऐप। उमंग ऐप किस चीज से संबंधित है? एक बात बताऊं, मैंने क्रांति बैच में ही यूनिट 7 और यूनिट 9 के संदर्भ में पूरी करंट अफेयर्स पढ़ाई हुई है पिछले 1.5 साल की, इसी क्रांति यूट्यूब बैच में। तो उसमें मैंने कई सारे साइंस टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स पढ़ाई हैं, उनको इसलिए कहता हूं सीक्वेंस में देखो इस पूरे बैच को, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो उमंग ऐप ये गवर्नमेंट वेबसाइट पर सवालों के जवाब देने के लिए इसको बनाया गया है। तो उमंग ऐप बेसिकली क्या है? एक तरीके का चैटबॉट हो गया। उमंग ऐप एक तरीके का दोस्तों क्या हो गया? चैटबॉट हो गया। ये गवर्नमेंट वेबसाइट पर प्रश्नों के जवाब यानी कि क्वेरीज के आंसर्स देने के लिए बनाया। क्वेरीज के आंसर्स देने के लिए बनाया है। क्वेरीज के क्या देने के लिए बनाया दोस्तों? आंसर देने के लिए। ठीक है, उमंग ऐप। अच्छा, एक और सुनो, एक और फैक्ट सुनो। ये फैक्ट भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही शुरू किया गया है। इनिशिएटिव है, ये भी एक पहल है दोस्तों। नाम क्या है पहल का? तो ये है, जैसे चाय पे चर्चा होती है ऐसे ही है AI पर चर्चा। AI पे, यही नाम है इसका एग्जैक्ट, AI पे चर्चा। अब AI पे चर्चा दोस्तों क्यों बनाया गया? ध्यान से सुनो। AI जब आती है ना, तो AI के साथ हमको नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है। एथिकल AI होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर एथिकल AI यानी कि नैतिकता से भरपूर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है, AI पे चर्चा। तो AI पे चर्चा का उद्देश्य क्या है? AI पे चर्चा का उद्देश्य है इंडिया में नैतिक AI को बढ़ावा देना। इंडिया में नैतिक AI यानी कि एथिकल AI को बढ़ावा देना। एथिकल AI को क्या देना दोस्तों? बढ़ावा देना। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? मजा आ रहा है? मैंने पहले ही कहा था बहुत माल है आपके लिए, मजा आएगा आपको। चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखें अगला क्या है, अगला क्या बनेगा हमारे लिए यहां पर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की AI में रैंक। देखो वैसे तो AI के संबंध में कोई सूचकांक नहीं होता, कोई इंडेक्स तो अभी फिलहाल ऐसा ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखो AI की फील्ड में रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, AI की फील्ड में रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए 14th रैंक भारत को प्राप्त हुई है। यह पहला है जरूरी। सेकंड कौन सी फील्ड में है? AI प्रिपेयर्डनेस। AI प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब दोस्तों क्या होता है? तैयारी। AI प्रिपेयर्डनेस कि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर आपका देश कितना ज्यादा सशक्त है, कितना ज्यादा तैयार है AI को लेके। ठीक है, तो उसमें इंडिया की दोस्तों रैंक आई है 72 रैंक, कि जो भारत है वो कितना ज्यादा तैयार है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, इसमें भारत की 72 रैंक है। और उसके बाद दोस्तों एक फील्ड होती है जनरेटिव AI, इसको हिंदी में भी जनरेटिव AI ही कहते हैं। तो जनरेटिव AI में इंडिया की जो है 5वीं रैंक आई है दोस्तों, 5वीं रैंक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री 2025 के नजरिए से। ठीक है, अच्छा अब समझ लो जनरेटिव AI क्या होता है। फिर परेशान हो गए सर ये क्या है? देखो जनरेटिव AI का मतलब कुछ नहीं है,
एआई की फील्ड में, एआई की फील्ड में इनोवेशन करना, नवाचार को बढ़ावा देना, एआई की फील्ड में इनोवेशन करना, एआई की फील्ड में क्या करना, इनोवेशन करना, यानी कि नवाचार को बढ़ावा देना। तो उसके मामले में इंडिया जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद कुछ और भी शब्द हैं। ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली जब सरकार ने बजट लॉन्च किया था तो बजट में, अभी बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने, बजट में भारत सरकार ने एआई का मिशन बनाया है। उसका नाम रखा है इंडिया एआई मिशन। बस इसका नाम याद रखना आप, ठीक है। और इसके लिए पैसा वगैरह अलॉट किया है, इसलिए थोड़ा ये चर्चा में था। कौन सा मिशन है? इंडिया एआई मिशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो एक और बहुत प्यारा फैक्ट है यहां पर। एक और बहुत प्यारा फैक्ट है, ग्लोबल इंडिया एआई। क्या फैक्ट है? ग्लोबल इंडिया एआई, ऐसे लिखा जाता है इसको, ग्लोबल इंडिया एआई। ये कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। ये कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है। इंडिया ने होस्ट किया था इसको, इंडिया ने इसकी मेजबानी की थी। इंडिया ने होस्ट किया, इंडिया ने इसकी मेजबानी की। और कहां पर हुआ था ये? कहां पर हुआ था? लोकेशन भारत मंडपम। सही है। लोकेशन क्या थी इसकी? लोकेशन थी भारत मंडपम। नई दिल्ली में बनाई थी ना वो G20 के टाइम पर बिल्डिंग, भारत मंडपम। और कब हुई थी दोस्तों? ये तो रीसेंट है बिल्कुल, जुलाई 2024। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बढ़िया। अब देखो अगला पेज, देखो 18 नंबर से अगला पेज देखो, अगला पेज देखो। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनने की पूरी संभावनाएं 2025 के प्री में। ओपन एआई कंपनी जो है, जिसको इलॉन मस्क की कंपनी कहा जाता है, वैसे तो उसमें बहुत लोगों का पैसा लगा है। ओपन एआई कंपनी ने, ओपन एआई कंपनी पता है ना, जिसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। तो ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन लॉन्च किया है। चैट जीपीटी का लेटेस्ट और एडवांस वर्जन लॉन्च किया है। लेटेस्ट और एडवांस वर्जन जो है चैट जीपीटी का लॉन्च किया है, लॉन्च किया है। नाम क्या रखा है? नाम देखो, चैट जीपीटी 4o, ये इसका नाम रखा गया है। ओपन एआई का कहना है कि अभी तक हमारे द्वारा बनाया गया सबसे बेस्ट एआई टूल है, बहुत फास्ट, बहुत सटीक। एज अ टीचर मैं इसको अक्सर यूज करता हूं नॉलेज सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। बेहतरीन है, मजेदार है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके लिए सच काम का नहीं है, बिकॉज आप तो खो जाओगे एक तरीके से क्या क्या सर्च करोगे। बट काफी अच्छी चीज है, भविष्य में काम आएगा सबके लिए। तो ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन लॉन्च किया है। नाम क्या है? चैट जीपीटी 4o। और इसको मैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं। ठीक है। अच्छा सुनो, अगला देखो, अगला देखिए यहां पर अगला क्या फैक्ट कहता है। हाँ, तो अगला फैक्ट थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे इसको। चलो एक ये वाला और देख लो। इंडिया का एआई टास्क फोर्स है, एआई टास्क फोर्स। ठीक है, तो इंडिया में एआई टास्क फोर्स बनाई गई है। इंडिया में क्या बनाई गई है? एआई टास्क फोर्स। इंडिया में
AI टास्क फोर्स बनाई है। और किसने बनाया है, तो ये दोस्तों जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। AI टास्क फोर्स को किसने बनाया है, तो वाणिज्य मंत्रालय ने बनाया है। वाणिज्य मंत्रालय ने बनाया है बाई कॉमर्स इंडस्ट्री। वाणिज्य मंत्रालय ने बनाया है बाई कॉमर्स इंडस्ट्री, ताकि ताकि इंडिया में AI के विकास के लिए, ताकि इंडिया में AI के विकास यानी कि डेवलपमेंट के लिए रेकमेंडेशंस यानी कि परामर्श दिया जा सके, सलाह दी जा सके। क्या दिया जा सके, डेवलपमेंट के लिए रेकमेंडेशंस दी जा सकें। रेकमेंडेशंस यानी कि सलाह दी जा सके, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम क्या रखा है, AI टास्क फोर्स, कि भैया तुम्हारा तो काम ही है क्या करना, कि भारत में AI का विकास कैसे करना है, भारत में AI का डेवलपमेंट कैसे करना है, तुम्हें यही सब बताना है हमको, ठीक है। तो अच्छा है ना, एक पूरी अलग से टीम ही बना दी, उनका दिन रात काम ही यही है कि भारत में हम AI का विकास कैसे कर सकें। तो अच्छी बात है, ये तो बुरा क्या है इसमें, ठीक है। चलो अगला फैक्ट देखो, अगला फैक्ट क्या बोलता है, अगला फैक्ट क्या कहता है देखेंगे। हाँ, अगला फैक्ट दोस्तों कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, समझना जरा ध्यान से। एक शब्द होता है मशीन लर्निंग, इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में ऐसे ही कहते हैं, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है सुनेंगे, मशीन लर्निंग क्या होता है इसको सुनेंगे, ठीक है। देखो कैसे बताऊं इसके डेफिनेशन सिंपल शब्दों में हाँ, ऐसे लिख सकते हैं हम उसको कि मशीन लर्निंग जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है। हाँ, ये अच्छा है, ऐसे लिख सकते हैं मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है, जिसका काम यह है कि कंप्यूटर को सक्षम बनाया जाए, कंप्यूटर बोल लो या यहां पर मशीन बोल लो, जिसका काम यह है कि मशीन को कैपेबल बनाया जाए। कैपेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, सक्षम। कैपेबल बनाया जाए कि वो डेटा से लर्निंग कर सके। लर्निंग मतलब सीख सके, डेटा से लर्निंग कर सके यानी कि सीख सके। जैसे कि कोई मशीन है, कोई रोबोट है और वो AI पर आधारित रोबोट है, मैंने उसके सामने बहुत सारा डेटा रख दिया अलग अलग फील्ड का। अब वो सारे डेटा में से काम की चीजें अगर निकाल सकता है, तभी मैं क्या कहूँ, इस पूरी प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन सीख रही है। और मशीन कैसे सीख रही है, मशीन के पास अपना खुद का दिमाग तो है नहीं, तो मशीन का दिमाग क्या है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन अपने AI वाले दिमाग से क्या कर रही है, लर्निंग कर रही है, सीख रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग। तो कोई आपसे पूछे कि मशीन लर्निंग किसका हिस्सा है, तो मशीन लर्निंग दोस्तों AI का ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है, एक हिस्सा है, ठीक है। अच्छा देखो एक और फैक्ट देखो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है साहब, ध्यान से इसको देखिए सुनिएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या कहता है, डीप लर्निंग क्या है। अब ये प्रश्न भी आपको फंसा सकता है, MCQ में कैसे भी घूम के आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका।
डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग क्या है साहब? ठीक है, बता देते हैं डीप लर्निंग क्या है। वन लाइनर आंसर है, ये एक मशीन लर्निंग का ही टाइप है। लो, खत्म हो गया। ये मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। ये मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है, यानी कि ये एक प्रकार है। और मशीन लर्निंग तो आप जानते हो कि बहुत सारे डेटा की मदद से जब मशीन सीखने की कोशिश करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद दोस्तों एक आता है NLP। ये आपका लास्ट फैक्ट है। NLP इसका फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेम दोस्तों, सेम आएगा हिंदी में। आप कितना भी गूगल कर लेना, जिस चीज का अनुवाद है ही नहीं, मैं बेवजह नहीं दे सकता उसका अनुवाद आपको, कुछ भी आड़ा टेढ़ा बना के। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दोस्तों क्या करता है, तो ये समझो, ये भी एक तरीके का AI है। ये भी AI की एक टेक्नोलॉजी है। ये AI की ही एक टेक्नोलॉजी है। ये AI की ही एक टेक्नोलॉजी है। ये AI की ही एक टेक्नोलॉजी है जिसका काम एक मिनट, गलत हो गया। जिसका काम मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज यानी कि मानव भाषा, जो हम भाषा बोलते हैं ना, ह्यूमन लैंग्वेज समझना और जनरेट करना सिखाना। ह्यूमन लैंग्वेज समझना और जनरेट करना सिखाना। जनरेट का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज खुद से बनाना, कि ना केवल मशीन इंसानी भाषा को समझे, बल्कि मशीन खुद भी इंसानी भाषा में बात करे। तो दोस्तों इसके साथ मैं समझता हूं, जी हां, मैंने आप सभी को बता दिया है। ओके, और ये लेक्चर 42 मिनट्स का ये लेक्चर हुआ है, बड़ा बढ़िया सा, आराम से। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है ना दोस्तों, तो आने दो पसंद। और सुनो मेरी एक बात, कि सिर्फ क्रांति यूट्यूब बैच पढ़ के कुछ नहीं होगा कि तुम गलती कर दोगे, बाद में पूरा बोझा मेरे ऊपर फोड़ दोगे। बार बार लगातार कहता हूं कि जो प्रीलिम्स की फैक्चुअल बुक लिस्ट बताई है वो पढ़नी पड़ेगी, वही तुम्हारी नैया पार लगाएगी। क्रांति यूट्यूब बैच तो एक छोटा सा हिस्सा है आपकी तैयारी का, कि जो आप नहीं ढूंढ सकते वो ये बैच आपको ढूंढ के देगा। जो ढूंढने का समय आप खर्च नहीं कर सकते, वो समय खर्च ये बैच करेगा, आपको लाके डेटा परोस देगा। आप उसको याद कर लो, पढ़ लो। बाकी जो आपका बेस है वो पूरा आपकी फैक्चुअल किताबों से ही दोस्तों जो है बनेगा। लगातार मैं इस बात को कहता हूं, और डेली 2 घंटा मेंस पढ़ा करो। और खुद से नहीं पढ़ पाते हो तो हमारे ऑनलाइन मेंस के लेक्चर से पढ़ा करो। 2 घंटे का आप लेक्चर देख लोगे, उसके नोट्स पढ़ लोगे, तो वो आपकी 6 घंटे की मेहनत के बराबर होगा, कम से कम। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो में आपसे लेता हूं इजाजत। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।